हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ नवनीत राज और लॉरेंस एकेडमी में आपका बहुत स्वागत है। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक करेंगे जिसका नाम है प्लेनेटरी सिस्टम। चलो देखते हैं कि प्लेनेटरी सिस्टम की क्या क्या खास बातें हैं। अगर सन के अराउंड जितनी भी ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करती है, अगर हम उन्हें डिवाइड करें, उन्हें कैटेगराइज करें, तो हम उन्हें 3 चीज़ों में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है प्लैनेट्स, दूसरा है ड्वार्फ प्लैनेट और तीसरा है अदर स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी लाइक एस्ट्रॉयड एक्सेट्रा। अब हम देखते हैं कि प्लैनेट्स होते क्या हैं। प्लैनेट्स आर सेलेस्टियल बॉडी। ये सेलेस्टियल बॉडी होती है जो किसके अराउंड रिवॉल्व करेगी? सन के अराउंड रिवॉल्व करेगी इन डेफिनेट ऑर्बिट। और उनका अपना लाइट होता नहीं है, वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे और उनकी इनफ ग्रेविटी होगी ताकि वे एक स्फेरिकल शेप में रह सके। अब अगर आप देखते हैं जितने भी प्लैनेट्स होते हैं उनकी शेप कैसी होगी? स्फेरिकल होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि उनकी ग्रेविटी होगी, उनकी अपनी बाइंडिंग फोर्स इतनी होगी कि वो स्फेरिकल शेप में रह सके। अब तीसरा पॉइंट है कि जो प्लैनेट्स है वो एबल होने चाहिए क्लियर इट्स ऑर्बिटिंग पाथ। जो जिसमें भी वो ऑर्बिट कर रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उस पाथ को उन्हें क्लियर करने की क्षमता होनी चाहिए। और अगर हम अब ये देखें कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, तो इसका सिंपल आंसर है 8। कौन कौन से? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये तो आपने पढ़ा ही होगा छोटी क्लासेस से। यहाँ तक अब हमें ये क्लियर हो चुका है कि प्लैनेट्स कितने होते हैं और क्या होते हैं और उनकी कंडीशन क्या होती है। आगे हम देखेंगे कि अब जो प्लैनेट है दूरी के अकॉर्डिंग और उनकी साइज़ के अकॉर्डिंग कौन सा प्लैनेट किस पोजीशन पर आता है। तो हम ये पिक्चर देखते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह है जिसे बिग ब्रदर कह सकते हैं हम पूरे ग्रहों का, कौन है वो है जुपिटर, हमारा प्यारा जुपिटर। दूसरी पोजीशन किसने ली? जुपिटर का भाई सैटर्न। फिर थर्ड पे कौन आ गया? यूरेनस, जो ये चमकीला है। और फिर आता है नेपच्यून, फिर अर्थ। फिफ्थ पोजीशन पे कौन आता है? हमारी प्यारी धरती। फिर वीनस, फिर मार्स और सबसे छोटा चुटकू जिसे बोल सकते हैं मरकरी। ये आपको पता लग चुका होगा। आगे ये क्वेश्चन अराइज होता है अब कि जो प्लूटो है जिसे नवग्रह कहते थे, अब प्लूटो को एक्सक्लूड कर दिया। उसे एक्सक्लूड करने का कारण क्या था? ये आपके दिमाग में आता होगा क्वेश्चन कि भाई प्लूटो को एक्सक्लूड किया क्यों? तो इसका आंसर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन वाले देते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? IAU। उनके अकॉर्डिंग जो प्लैनेट है, जैसे हमने पहले 3 कंडीशन की थी, उन्होंने भी यही 3 कंडीशन दी कि ये एक डेफिनेट ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व होना चाहिए, दूसरा कि एक इसकी अपनी ग्रेविटी होनी चाहिए ताकि क्या करे, ये राउंड शेप में रहे, तीसरा कि ये अपने नेबरहुड में जितनी भी चीज़ें हैं, अपने ऑर्बिट में जितने भी नेबरहुड है, कोई भी ग्रह हो चाहे एस्ट्रॉयड हो, उसे क्लियर आउट कर सके, अपना पाथ अपना ऑर्बिट क्लियर कर सके। बट प्लूटो के साथ एक दिक्कत आ रही थी। पहली 2 कंडीशन तो वो फुलफ़िल कर रहा था कि वो राउंड शेप का भी था, उसका एक डेफिनेट ऑर्बिट भी था। जब तीसरी कंडीशन देखी कि जो प्लूटो की ऑर्बिट है वो किसको कट कर रही है? वो कट करती है नेपच्यून की ऑर्बिट को। और यहाँ ये कंडीशन इसकी फुलफ़िल नहीं होती है, इसीलिए उसे प्लूटो को बाहर निकाल दिया गया और इसीलिए प्लूटो को एक्सक्लूड कर दिया प्लैनेट स्टेटस से और उसे किस कैटेगरी में डाल दिया गया? फिर ड्वार्फ प्लैनेट। और अब हम देखेंगे कि जितने भी प्लैनेट हैं, जितने हमारे 8 प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, उन्हें हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल 2 कैटेगरी, ज़्यादा नहीं। वो कैटेगरी कौन कौन सी है? एक तो है टेरेस्ट्रियल, दूसरी है जोवियन। अब हम ये देखेंगे कि जो टेरेस्ट्रियल है ना, वो कौन कौन सी है। जैसे ये पिक्चर में देख रहे हैं जो 4 का जोड़ा बन रहा है, तो जो पहले 4 है उन्हें क्या बोलेंगे हम? टेरेस्ट्रियल। जो दूसरे 4 हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम? जोवियन। अब
ये टेरेस्ट्रियल क्या है और जोवियन क्या है, ये हम ढंग से आगे करते हैं। जैसे कि हमने क्लासीफाई कर दिया कि प्लैनेट की कितने क्लासेस में हम उन्हें डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, टेरेस्ट्रियल, या और क्या नाम है इनका, रॉकी और इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जितने भी एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर वाले, एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ है, हम उस पिक्चर पर जाते हैं। जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर वाले जितने भी ग्रह हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम, टेरेस्ट्रियल इनर प्लैनेट। और जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है उसमें क्या क्या आता है, उसमें आता है मार्स, वीनस, अर्थ एंड मरकरी, ठीक है। और जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होंगे उनका क्या होगा, सॉलिड सरफेस होगा। कैसा होगा, सॉलिड सरफेस, ठीक है। और कैसे, किससे बने होंगे, सॉलिड मेटल रॉक से, जैसे धरती पर देखते हैं। अगर आप मरकरी का भी एग्जांपल लेते हैं, है वो साइज में छोटा, बट जो उसकी डेंसिटी है, मतलब जिस चीज़ से बना है, रॉक से बना है और मेटल है, उससे उसका हैवी हो जाता है, वो उसका वेट ज़्यादा होता है। वैसे ही स्मॉल इन साइज बट मोर डेंस होंगे वो, और रिलेटिवली क्या होंगे, वार्मर होंगे, क्योंकि वो सन के नज़दीक होंगे। क्योंकि जितने भी आप अगर सौरमंडल पर नज़र डालें तो जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर जितने भी ग्रह हैं वो क्या है, सन से नज़दीक है, तो तभी वो क्या है, रिलेटिवली वार्म है। अब यहाँ आपको पिक्चर दिख रही है, जो ये पिक्चर है इसमें ये आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, और जो दूसरी पिक्चर है उसमें जोवियन प्लैनेट बताए गए हैं। अब हम देखते हैं कि जो प्लैनेट हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। ये क्या होंगे, बिग साइज, मतलब जाइंट होंगे ये। और बने किसके होंगे, अगर ये जाइंट है, अगर इनका साइज़ बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है ये किससे बने होंगे, गैस से बने होंगे। गैस में कौन कौन सी होगी, एक तो हाइड्रोजन होगा, एक हीलियम होगा। जैसे तारा है, तारे का भी साइज़ बड़ा है, उसमें भी यही है। तो जितने भी प्लैनेट जो गैस से बने होते हैं, जो जोवियन प्लैनेट होते हैं, जो आउटर प्लैनेट होंगे, वो किससे बने होंगे, गैस से। कौन कौन सी, हीलियम एंड हाइड्रोजन। और ये क्या होंगे, फार्दर होंगे, कि दूर होंगे सन से, बट लेसर इनका टेम्परेचर होगा। जितनी चीज़ दूर होगी सन से उतनी ही वो ठंडी होती जाएगी। और इनमें रिंग होंगे, और ओनली 5 प्लैनेट कैन बी सीन। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सिर्फ 5 प्लैनेट ऐसे हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। वो है मरकरी टू सैटर्न, इन्हें ही हम नेकेड आई से देख सकते हैं। और अगर जोवियन प्लैनेट की बात की जाए, जैसे भी हमने पिक्चर में देख चुके हैं कि जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून, इन्हें कि ये क्या है, आपके जोवियन गैस जाइंट है। एक ही से बने होते हैं, गैस से बने होते हैं। ओके, यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा। अब अगर बात की जाए कि जो प्लैनेट्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनके सैटेलाइट कितने हैं, तो हम उन्हें टर्न वाइज टर्न करेंगे। तो सबसे पहले नंबर किसका आता है, मरकरी का। और इसका हम पता है कि यह स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में, और ये है हमारा प्यारा मरकरी। और सेकंड पॉइंट इसका ये है कि सन के जितना नज़दीक मरकरी ग्रह है उतनी ही इसमें टेम्परेचर वेरिएशन भी है। इसका टेम्परेचर हर जगह ज़्यादा नहीं है जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन है। यहाँ आप देख सकते हैं 173 -173 डिग्री सेल्सियस से 427 डिग्री सेल्सियस तक। और इसका रीज़न क्यों है, इसका रीज़न सिंपल सा इतना है कि जो इसकी रोटेशन है अपने एक्सिस पर, वो एक दिन, मतलब वहाँ 58 दिन के बराबर होता है पृथ्वी के, मतलब 58.65 डे में ये अपनी एक रोटेशन पूरी करता है। और रिवॉल्व कितना करता है, सूर्य के चारों ओर, ये 88 डे में रिवॉल्व करेगा। तो इससे आप देख सकते हैं कि वहाँ डे और नाइट पीरियड कितने बड़े हैं, और इसी कारण जो एक साइड का एक्सपोजर है सन के साथ वो बहुत ज़्यादा है, और इसी कारण वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर हम इसे क्लियर स्काई में देखना चाहे धरती से, तो ये हमें मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में दिखाई देगा। और साथ ही ये यहाँ पर कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन ही बहुत ज़्यादा है, जो कि सूटेबल नहीं है लाइफ फॉर्म के लिए। अब हम बात करेंगे अर्थ की ट्विन सिस्टर के बारे में,
जिसका नाम वीनस है। दूरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका सेकंड नंबर आता है, सेकंड क्लोजेस्ट है सन के। और अगर धरती से बात की जाए तो यह सबसे क्लोजेस्ट है टू अर्थ। इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यह स्पिन बैकवर्ड करेगा, मतलब ईस्ट टू वेस्ट ये स्पिन करेगा, अपनी रोटेशन करेगा। और यहाँ सनराइज दिखाई देगा हमें इन वेस्ट और सेट का दिखाई देगा ईस्ट में। और जो इसका एटमॉस्फेयर की बात की जाए, यह बहुत ही ज़्यादा थिक है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला है, जिसके कारण यहाँ ह्यूज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। इसीलिए जो वीनस है हॉटेस्ट प्लैनेट है इन सोलर सिस्टम। ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो सिंपल आंसर है वीनस। और इसे जो धरती की अर्थ की ट्विन सिस्टर क्यों कहते हैं, इसका आंसर ये है कि इट हैविंग सेम मास एंड साइज, जो कि बिल्कुल मैच करता है, लगभग मैच करता है अर्थ के साथ, इसीलिए इसे ट्विन सिस्टर कहते हैं। अपनी एक्सिस पर यह एक रोटेशन 257 डे में कंप्लीट करता है और पूरी रिवॉल्यूशन की जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करेगा, परिक्रमा कितने दिन में करेगा, 225 डेज में करेगा। अगर बात की जाए मून के बाद वीनस सेकंड ब्राइटेस्ट थिंग है जो हमारे क्लियर स्काई में दिखाई देती है, बिकॉज ऑफ इट्स अल्बेडो इफेक्ट, अल्बेडो पावर। और इसे हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, सांझ का तारा और सुबह का तारा, हम किसे कहते हैं, वीनस को। ये क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ कंपैरिजन किया गया है कि जो वीनस को ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ क्यों कहते हैं। यहाँ रेडियस 95 ऑफ अर्थ इसकी इक्विवेलेंट है और मास कितना है, 82% ऑफ अर्थ, और डेंसिटी 95% ऑफ अर्थ, और ग्रेविटी भी 90% है। इसी कारण जो वीनस है उसे ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ कहा गया है। लगभग आपको ये समझ आ चुका होगा, आई होप दैट। नेक्स्ट आ गया मार्स, जिसे कहते हैं मंगल ग्रह, और क्या कहते हैं, रेड प्लैनेट, और इसे अर्थ लिटिल ब्रदर भी कहते हैं, अर्थ का छोटा भाई भी इसे कहते हैं। इसके कितने मून हैं, 2 मून है। अभी तक हमने किसी का मून नहीं किया, ना मरकरी का था और ना ही वीनस का था। और मार्स के कितने मून हैं, 2 है। कौन कौन से, फोबस और डीमोस। पूछ सकता है आपसे, ये एग्ज़ाम है, ये इम्पोर्टेंट है। और यह सन के चारों ओर कितने दिन में अपनी परिक्रमा, कितने दिन में रिवॉल्व करेगा, ये करेगा 687 डेज़ में। और रोटेशन इसकी धरती के बराबर ही है, 24.6 आवर। और इसके क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा थिन है, और ये मेनली किससे बना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बना होता है। यहाँ थोड़ी मिसप्रिंट हो चुकी है। आगे हम बात करेंगे एस्ट्रॉयड बेल्ट्स की। इससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अगर आपको जितने भी ह्यूमन मिशन या स्पेस मिशन हुए हैं सभी ग्रहों के बारे में, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और मैं इस पर एक वीडियो सेपरेट लाऊंगा एस्ट्रॉयड बेल्ट्स के बारे में। इससे पहले कि एस्ट्रॉयड बेल्ट को हम समझे, पहले हम समझते हैं कि एस्ट्रॉयड क्या होता है। एस्ट्रॉयड स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी होते हैं जो मेनली किस से बने होते हैं, रॉक से, मेटालिक से, मेटल से और नॉन वॉलेटाइल मिनरल से बने होते हैं। इन सब का कंपोज करके क्या बनता है, हमारा रिजल्टेंट आता है एस्ट्रॉयड। और अगर एस्ट्रॉयड बेल्ट देखें तो कहाँ कहाँ मिलेगी हमें, मार्स और जुपिटर के बीच में। और यहीं क्यों मिलती है, यहाँ पर रोल आता है हमारा बिग बी जुपिटर का। क्यों, ड्यू टू इट्स इन्फ्लुएंस, इसकी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के कारण ये वहाँ पर स्टक हो जाते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट में ही स्टक हो जाते हैं। और कहाँ रिवॉल्व करेंगे, सन के चारों ओर रिवॉल्व करेंगे। इसीलिए एस्ट्रॉयड कहाँ मिलते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में ही। साइज ऑफ जो एस्ट्रॉयड है वो कई 100 किलोमीटर से लेके कुछ सेंटीमीटर तक भी हो सकता है। तो मतलब जितने भी एस्ट्रॉयड बेल्ट में हैं वहाँ पर हमें तरह तरह के डिफरेंट साइज़ के एस्ट्रॉयड्स मिलेंगे। अब यहाँ से हम जुपिटर की जो सिग्निफिकेंस है उसका भी हम पता लगा सकते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर का क्या सिग्निफिकेंस है। अब जो आपको ये पिक्चर दिख रही है उसमें जुपिटर और सैटर्न
और नेपच्यून, यूरेनस और नेपच्यून दिख रहे हैं। ये क्या है? ये है जोवियन प्लैनेट। जोवियन प्लैनेट में जो सैटर्न और जो जुपिटर है इसे हम गैस जाइंट कहते हैं, और जो यूरेनस एंड नेपच्यून है उसे हम क्या कहेंगे? आइस जाइंट। इनका साइज़ क्या होगा? बहुत बड़ा। याद कीजिए जो हमने पढ़ा था कि जो जोवियन प्लैनेट है वो गैसें से मिल के बने होंगे और इनका साइज़ बड़ा होगा, टेम्परेचर लो होगा, और जो जब टेम्परेचर लो होगा क्या बनेगी? आइस बनेगी। इसीलिए क्या कहते हैं इन्हें? आइस जाइंट। और अब हम बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के बिग बी जुपिटर के बारे में। तो सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर ही है और अर्थ का यह 318 टाइम्स है और 2.5 टाइम्स है पूरे प्लैनेट्स को कंबाइन करके। तो मेनली ये किससे बना होता है? हाइड्रोजन और हीलियम से। और अपने एक्सिस पर इसकी रोटेशन करने की स्पीड सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है, जो कि 9.8 आवर है। तो आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्लैनेट की रोटेशन स्पीड सबसे ज़्यादा है? और पूरी परिक्रमा सन के चारों ओर की यह 12 साल में कंप्लीट करता है। अब जो जुपिटर है उस पर आप क्लियरली रेड जाइंट स्पॉट उसके सरफेस पर देख सकते हैं। इसका मेन रीज़न वहाँ चलने वाले तूफानों के कारण, स्टॉर्म्स के कारण हो सकता है। और अगर इसकी सैटेलाइट की बात की जाए तो इसके सैटेलाइट की संख्या टोटल है 79, और जो इसकी 4th मेन सैटेलाइट है वो है गैनीमेड, कैलिस्टो, यूरोपा और आयो। और जो गैनीमेड है वो लार्जेस्ट सैटेलाइट है पूरे ही सोलर सिस्टम का। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, कुछ एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि गैनीमेड कौन सा सैटेलाइट सबसे बड़ा सैटेलाइट है सोलर सिस्टम का? तो सिंपल आंसर गैनीमेड है। तो ये पिक्चर आपको दिख रही है किसकी? हमारे बिग बी जुपिटर की। और ये पिक्चर रेड स्पॉट जो कि वहाँ जुपिटर पर हमेशा दिखाई देता है। ये 4 सैटेलाइट जो इम्पोर्टेंट सैटेलाइट है जुपिटर के इस पिक्चर में क्लियरली इंडिकेटेड है। अब हम बात करते हैं हमारे सोलर सिस्टम के सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट सैटर्न के बारे में। तो यह सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और यह फेमस है इसके एक्सटेंसिव रिंग्स के लिए। और रिंग्स की संख्या कितनी है? 9 है टोटल। और ये रिंग्स मिल के बने होते हैं स्पेस डेब्रीज, डस्ट और कुछ आइस पार्टिकल के कारण। अपने रोटेशन पर, अपने एक्सिस पर ये रोटेट करता है 10.3 आवर में, और अपनी एक परिक्रमा सूरज के चारों ओर की करता है कंप्लीट 29 ईयर में। इसके बारे में ये कि इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है कि सैटर्न की जो डेंसिटी है पूरे सोलर सिस्टम में सबसे लोएस्ट है, और इसकी सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम में। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट सैटर्न के ही है 82, अभी तक के नोन है। और जो टाइटन है वह इसका सबसे मेन सैटेलाइट है और सेकंड बिगेस्ट सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम का। अब हम बात करते हैं यूरेनस की। तो थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट हमारा यूरेनस ही है और इसे डिस्कवर किया था विलियम हर्शल ने। अब इस यूरेनस के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि यह अपनी एक्सिस पर 90 डिग्री एंगल पर टिल्ट हुआ है, और इसी कारण सन को कैसे ऑर्बिट करता है? लुढ़कते हुए गेंद के समान, मतलब अपने साइड से ऑर्बिट करेगा सन को। जैसे इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि अपनी एक्सिस पर टिल्ट हुआ है और लुढ़कते हुए गेंद के समान ही क्या करेगा? सन को ऑर्बिट करेगा। और यहाँ पर मीथेन की बहुत ही ज़्यादा एनरिचमेंट है, और इसी कारण इसका कलर लाइट ब्लू ग्रीन है, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इसका कलर। और ये रोटेट करेगा ईस्ट टू वेस्ट, जैसे हमारा वीनस करता है। तो हमें ये याद रखना है कि कितने ग्रह है जो ईस्ट टू वेस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे। कौन कौन सा है? एक तो वीनस है और दूसरा है हमारा यूरेनस, और इसके कितने सैटेलाइट है? 27। और मेन है टाइटेनिया, ओब्राइन, मिरांडा और एरियल। कितने हैं? 4। 27 सैटेलाइट है, और मेन है टाइटेनिया, ओब्राइन, मिरांडा और एरियल। आगे बात करते हैं नेपच्यून की। तो इसे डिस्कवर किया था जर्मन साइंटिस्ट जे.जी. गैले ने। कब किया था? 1846 में। इसके 14 सैटेलाइट है और लार्जेस्ट है ट्राइटन। और यह
रोटेट करेगा अपनी एक्सिस पर 15.7 डेज में और एक परिक्रमा कंप्लीट करेगा 165 डेज में। और इसका ब्लू कलर है और यहाँ पर क्या होते हैं जाइंट स्टॉर्म्स, इसके जैसे भी आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जाइंट स्टॉर्म या जाइंट स्पॉट्स इसके सरफेस पर देखे जा सकते हैं। अभी तक हमने प्लैनेट्स के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कर लिए हैं और ये भी किया कि प्लूटो को एक्सक्लूड क्यों किया गया, और उसके बाद एक एक करके सारे प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में जाना। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ड्वार्फ प्लैनेट। और ड्वार्फ प्लैनेट मेनली 5 होते हैं: प्लूटो, मैकमेक, होमिया, एरिस और सेरेस। तो हम ये जानेंगे कि ड्वार्फ प्लैनेट क्या होते हैं। ड्वार्फ प्लैनेट सेलेस्टियल बॉडी होती है जो सन के चारों ओर ऑर्बिट करेंगे और उनके पास सफिशेंट ग्रेविटी होगी ताकि वे राउंड शेप में रह सके, बट ये इनका जो ऑर्बिट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। अब आपको पता लग गया कि ड्वार्फ प्लैनेट होते क्या हैं। अकॉर्डिंग टू IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा 5 बॉडीज़ को ड्वार्फ प्लैनेट रिकॉग्नाइज किया गया है। कौन कौन सी? सेरेस, प्लूटो, एरिस, मैकमेक और होमिया। और जिसमें से जो सेरेस है वो लाइकांग करता है एस्ट्रॉयड बेल्ट में और रिमेनिंग 4 लाइक करेंगे क्यूपर बेल्ट में। और क्यूपर बेल्ट क्या होती है इसे हम आगे करेंगे। अब हम करेंगे ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स ऐसे प्लैनेट या ड्वार्फ प्लैनेट हो सकते हैं या अदर स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी हो सकते हैं जो कि सन को ऑर्बिट करेंगे इन अ ग्रेटर डिस्टेंस दैन नेपच्यून, की मतलब जो कि स्थित कहाँ होंगे, नेपच्यून से भी आगे, नेपच्यून से भी दूरी पर स्थित होंगे, फिर भी वो सन को रिवॉल्व करेंगे, से फिर भी वो सन की परिक्रमा करेंगे और उन्हें ही हम ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट कहेंगे। पहली ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट थी प्लूटो जिसे डिस्कवर किया गया था 1930 में। और अदर ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स है के उदाहरण है मैकमेक, एरिस या होमे इत्यादि। और जो ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स को हम और भी डिवाइड कर सकते हैं, उनसे कर सकते हैं क्यूपर बेल्ट में, स्कैटर डिस्क में और डिटैच्ड ऑब्जेक्ट में। अब हम देखेंगे क्यूपर ऑब्जेक्ट्स के क्यूपर बेल्ट के बारे में। अगर दूसरी पिक देखी जाए तो आप देख सकते हैं कि नेपच्यून का ऑर्बिट के आगे जो प्लूटो है, प्लूटो का ऑर्बिट किसे कट कर रहा है, नेपच्यून के ऑर्बिट को। और उसके बाद हमारे पास जितने भी स्मॉल सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट्स या डस्ट या आइसी ऑब्जेक्ट्स है उसे वो कहाँ लाई कर रहे हैं, वो लाई कर रहे हैं क्यूपर बेल्ट में। और इसे हम क्या कहेंगे, क्यूपर बेल्ट। क्यूपर बेल्ट भी जो हमारी एस्ट्रॉयड बेल्ट है उसी की तरह है, बट यह लाई कहाँ कर रही है, नेपच्यून से आगे या नेपच्यून से दूरी पर क्यूपर बेल्ट लाई करती है। और जो हमारी एस्ट्रॉयड बेल्ट है वो लाई करती है हमारी मार्स और जुपिटर के बीच में। अब हम इसके बारे में कम्प्लीटली जान लेते हैं। क्यूपर बेल्ट सर्कम स्टेलर डिस्क की तरह होती है जो एक्सटेंडेड फ्रॉम ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून, जो कि नेपच्यून की ऑर्बिट से भी आगे एक्सटेंड होती है। और यह फार लार्जर 20 टाइम वाइड एंड 200 टाइम्स मैसिव देन एस्ट्रॉयड बेल्ट से होती है। जो एस्ट्रॉयड बेल्ट से क्या होती है, ये 20 टाइम वाइड होती है और 200 गुना बड़ी होती है और एस्ट्रॉयड बेल्ट से ज़्यादा दूरी पर होती है। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट और क्यूपर बेल्ट में डिफरेंस है। और ये बनी किस किस से होती है, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज़, जिसमें जो कि किस से बनी होती है, जैसे एस्ट्रॉयड भी बने होते हैं मेटल या अदर हार्ड एलिमेंट से, वैसे ही जो जो क्यूपर बेल्ट की बॉडीज़ है वो बनी होती है फ्रोजन मीथेन, अमोनिया एंड वाटर से मिलके ये बनी। और जो क्यूपर बेल्ट में जो ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं उनका नाम है प्लूटो, मैकमेक और एरिस एक्सेट्रा। और अब इनको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया गया है एज आ ड्वार्फ प्लैनेट। क्यूपर बेल्ट का जो नाम है उसका नाम अमेरिकन डच साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है जिनका नाम जेरार्ड क्यूपर था। आगे जब हम देखते हैं कि स्कैटर डिस्क क्या होती है तो ये एक्सटेंडेड पार्ट है जो कि मच फार्दर आउटवर्ड देन क्यूपर बेल्ट का होता है। कि क्यूपर बेल्ट से आगे वाला पार्ट क्या होता है, स्कैटर डिस्क। और जो इस डिस्क में
जितनी भी ऑब्जेक्ट्स आएगी वो आएगी क्यूपर बेल्ट से ही। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम पहुंच चुके हैं अपने तीसरे और लास्ट पार्ट पर, जिसका नाम है स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी। और इसमें हम पहला देखेंगे कॉमेट्स। कॉमेट्स ऐसे स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडी होते हैं जिनका साइज़ कुछ किलोमीटर का होता है और ये मिलकर बने होते हैं मेनली डस्ट और गैसेज और आइस से। जब ये कॉमेट्स सोलर सिस्टम में एंटर करते हैं तो और जब सन के प्रॉक्सिमिटी में आसपास में पहुंचते हैं तो इनकी जो सरफेस है वो सब्लिमेट हो जाता है और आयनाइज हो जाता है, जिसके कारण कोमा क्रिएट होता है। कोमा जो कि एक लॉन्ग टेल होती है गैस और डस्ट की, जो नंगी आंखों से भी दिखाई देती है। इसे हम कैसे देख सकते हैं? ये एग्जांपल देख सकते हैं हम इस पिक्चर में। जब ये धूमकेतु या ये कॉमेट सन के नज़दीक पहुंचता है तो ये जलने लगता है और जो ये प्रकाशमान जो टेल दिखती है इसे ही हम क्या कहते हैं? कोमा कहते हैं धूमकेतु का, कॉमेट का। और जो टेल कहाँ दिखेगी? ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में, सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑलवेज दिखेगी। अब एग्जांपल हम क्या देखते हैं? हेली कॉमेट है जो कि 76 ईयर के बाद हमेशा ही दिखाई देता है। और एक दूसरा एग्जांपल है शूमेकर लेवी 9। ये कॉमेट किससे टकरा गया था, किससे कोलाइड हो गया था? जुपिटर से कोलाइड हो गया था। अब हम देखेंगे कि मीटेरॉइड, मीटियोर और मीटियोराइट्स में क्या डिफरेंट होता है। अब ये तीनों चीज़ें होती तो एक ही है, बट अलग अलग जगह पर इनका नाम अलग अलग लिया जाता है। अब इसे हम सिंपल कह सकते हैं एक बड़ी चट्टान। एक बड़ी चट्टान जब कहाँ होगी? अंतरिक्ष में, इन स्पेस होगी, तब उसे क्या नाम दिया जाएगा? मीटेरॉइड। और जब यह कहाँ एंटर कर गई? अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो उसे क्या बोलते हैं हम? मीटियोर। और इसी तरह मीटियोर शॉवर क्या हो गया? जब बहुत सारी चट्टानें अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर गई तो उसे क्या नाम दिया गया? उसे नाम दिया गया मीटियोर शॉवर। और जब ये मीटियोर जलने के बाद जब कुछ इस चट्टान का हिस्सा धरती पर आ गया, धरती पर रह गया, और जो चट्टान हमें धरती पर मिलती है उसे हम क्या बोलेंगे? मीटियोराइट। और यही है मीटियोराइट, मीटियोर और मीटियोराइट में डिफरेंस। अब ये हमने बिल्कुल ही सिंपल भाषा में किया। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।